हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं हीटफ्लेशन के बारे में। हीटफ्लेशन क्या होता है? हीटफ्लेशन उस परिस्थिति को कहते हैं जब किसी इकोनॉमी या कंट्री में इन्फ्लेशन हाई होता है, पर उसकी वजह कोई इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट नहीं होता, उसकी वजह होती है हीट वेव। मतलब ज्यादा गर्मी की वजह से या तापमान बढ़ने की वजह से जब फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके बाद जो प्राइस राइज देखने को मिलता है, उसे हम हीटफ्लेशन बोलते हैं। मतलब ऐसी इन्फ्लेशन जिसका मुख्य कारण हीट वेव्स है, ऐसी इन्फ्लेशन को हीटफ्लेशन बोला जाता है। और यूपी अधिकतर ऐसे टर्म्स को एग्जाम में बहुत पूछती है, खासकर प्रीलिम्स में। तो हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म्स है क्या और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये हीटफ्लेशन 2-3 दिन से लगातार न्यूज में है। क्यों? क्योंकि यूरोप में अब अभी आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही है। पुर्तगाल के जितने भी जंगल है वहां पर आग लगी हुई है। अभी हम न्यूज देख रहे हैं कि अमेरिका में भी फॉरेस्ट फायर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। और यूरोप में हीट वेव्स इतनी ज्यादा इंटेंस है कि यूके को इमरजेंसी लगानी पड़ी, हीट इमरजेंसी। क्योंकि वहां पर फर्स्ट टाइम जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री क्रॉस कर गया। हमारे यहाँ पे समर में इंडिया में 40 डिग्री हम लोग नॉर्मली देखते हैं, पर चूंकि जब आप यूरोप जैसे कंट्री में जाते हो जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा होता है, पर वहां पे 40 डिग्री का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड वहां के लोगों के लिए हेल्थ इंप्लीकेशन ज्यादा है। पर अभी जो हम देख रहे हैं वहां की इकोनॉमी में जो फूड प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन है, वो हीट वेव्स के कारण देखी जा रही है। इस कारण से इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है। तो अगर आप इन्फ्लेशन पर नजर डालोगे तो 40 ईयर्स में यह अब तक का फास्टेस्ट रेट है कि जब फ्यूल, मिल्क और एग्स का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा बढ़ा और इतनी जल्दी बढ़ा है। फ्यूल का तो हमको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस कारण से सप्लाई कंस्ट्रेंट हुई है, तो फ्यूल के प्राइस बढ़ी है। पर जो मिल्क है और एग्स है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हुआ है हीट वेव्स के कारण में। क्योंकि हीट वेव्स के कारण जो मिल्क यील्ड होता है काऊ से, वो कम हुआ है। और अभी जो महंगाई देख रहे हैं वो मतलब पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज बनती जा रही है। कई कंट्री के सेंट्रल बैंक के ऊपर दबाव है कि आपको और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे। जब हमने ग्लोबल फूड क्राइसिस देखा था 2008-2010 के बीच में, तब भी इतने नहीं थे, ये उस बैरियर को भी क्रॉस करते जा रहा है। लेबनान में स्थिति इतनी वीक है कि जो यूनाइटेड नेशन है वहां के लोगों को खाना खरीदने के लिए अब पैसे दे रहा है। और हमारी खुद की कंट्री में भी हमने हीट वेव्स के कारण इन्फ्लेशन देख रहे हैं। क्योंकि हम जो वीट क्राइसिस देख रहे हैं, राइस क्राइसिस देख रहे हैं, वो क्यों हो रही है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या? हीट वेव्स। हीट वेव्स के कारण क्या हो रहा है कि इनकी जो यील्ड होती है वो दरअसल कम होती जा रही है, जो प्रोडक्शन है वो घट गया है। इस वजह से इन्फ्लेशन रेट इंडिया में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो रिटेल महंगाई है, भारत टॉप 12 देशों में से है जिसके महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी भी हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7% के ऊपर है। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो है 15% के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा है। तो जबकि आरबीआई का टारगेट कितना है? 4% का, कि हमारे इकोनॉमी में 4% जो इन्फ्लेशन रेट होगी वो सस्टेनेबल होगी। पर अभी जो हम देख पा रहे हैं वो 7% है, जो कि आरबीआई के रेट से बहुत ज्यादा है। तो इसकी एक वजह हीट वेव्स भी है। तो हीटफ्लेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? हीटफ्लेशन वो स्थिति होती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जो हमारे खेतों से हार्वेस्ट होता है वो कम होने लगता है। इससे जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो फूड की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं हीटफ्लेशन। अभी जो हम यूरोप में देख रहे हैं कि वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है। इस वजह से पुर्तगाल में हमने फॉरेस्ट फायर देखा है। स्पेन, ग्रीस, सब में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे लोगों को इवेक्यूएट तक करना पड़ रहा है। यूरोप में कई जगह विंटर व्हीट को हार्वेस्ट का सीजन चल रहा है। मतलब वहां पे जो गेहूं की जो खेती हुई थी, अब उसको कटाई की सीजन आया हुआ है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो हीट वेव्स है उसने क्या करा कि जो क्रॉप्स की ह्यूमिडिटी थी उसको कम कर दी। इससे उसका जो ईल्ड था वो भी कम हो गया। इस वजह से यूरोप में फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और अभी जो हम पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देख रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह फूड कमोडिटीज है। जनरली अमूमन क्या देखा जाता है, जब वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हाई होता है तो इसकी प्रमुख वजह फ्यूल मानी जाती है। पर फ्यूल के साथ साथ अभी हमें फूड कमोडिटीज के प्राइस भी बहुत हाई देखने को मिल रही है। इस वजह से कई कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। जैसे कि श्रीलंका, श्रीलंका में के जो राष्ट्रपति थे वही देश छोड़ के भाग गए। क्योंकि वहां पे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो इन्फ्लेशन थी, उसकी जो रेट थी वो 200-300% ज्यादा बढ़ी हुई थी। यूरोप में जुलाई के महीने में जनरली जो मेल क्रॉप होती है उसका हार्वेस्टिंग हो रही होती है। तो इस हीट वेव के कारण क्या हुआ कि इसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई, जो यील्ड था वो कम हो गया। इससे उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और जब ज्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइस है वो राइज करेगी। इटली में इस हीट वेव के कारण में जो 30-40% है, मतलब लगभग 40% जो प्रोडक्शन था मेज का वो कम हो गया, क्योंकि उसकी यील्ड ही कम हो गई। और इस हीट वेव के कारण जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो जानवर होते हैं, जो काऊ होते हैं, उनकी जो यील्ड होती है
जो मिल्क देने की क्षमता होती है वो गर्मी में कम हो जाती है। पर जब हीट वेव्स आती है तो क्या होता है कि उन्हें भी कूल रखना पड़ता है। जैसे इंसानों को भी जब गर्मी पड़ती है तो फ्रिज है, एसी है, कूलर है, इनका सहारा लेना पड़ता है। उसी तरीके से जब वहां पर गर्मी ज्यादा होती है तो वहां के जो जानवरों को भी किसी ऐसे चेंबर में रखा जाता है जहां पर हीट कम हो, तो उसके लिए उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, एनर्जी की आवश्यकता है। और अभी आपको पता है कि फ्यूल के प्राइस भी बहुत ज्यादा है, तो इससे जो कॉस्ट है जो मिल्क प्रोडक्शन का वो भी हाई है। तो सारे फूड आइटम्स की प्राइस अभी फिलहाल हाई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स है वो 23% बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा में। तो कई स्कॉलर्स अब अनुमान ये लगा रहे हैं कि जो चीप फूड का जो ईरा था वो अब खत्म होने आ गया है। मतलब क्या होता है, जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, उसकी प्राइस आप देखोगे तो वक्त के हिसाब से बहुत बढ़ी हुई है। अगर आप यही 20-30 साल पहले कंपेयर करोगे तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर अगर आप फूड को कंपेयर करोगे तो उसकी प्राइस अभी भी इतनी नहीं हुई है। मतलब अभी भी जो हम जिस इरा में जी रहे हैं वो चीप फूड का ही इरा है। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जो एनर्जी शॉर्टेज हो रही है रशिया वॉर के कारण में, तो वो तो है ही है। पर जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा असर कर रहा है। यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट ने भी ये बताया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। पहले भी एक्सट्रीम वेदर होते थे पर अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और हर कंट्री में अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। जैसे साउथ चाइना में क्या हो रहा है, बहुत रेन देखने को मिल रही है, तो जो फ्लड आया उसकी वजह से राइस और फ्रूट, वेजिटेबल, इनके प्रोडक्शन को नुकसान हुआ है। पर यूएस में भी क्या देखने को मिल रहा है, हीट वेव। हीट वेव के कारण क्या हो रहा है, ड्रॉट। उससे जो उनकी वीट की यील्ड थी वो कम हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अनुमान लगाया है कि जो इस साल जो हमारी जो वीट की जो प्रोडक्शन होगी वो 5.4% कम होगी। क्यों? क्योंकि लोअर यील्ड हुआ है और इसकी वजह है हायर टेम्परेचर। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जब भी हम क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन के बारे में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन। मतलब जहां पे क्लाइमेट चेंज की जो हम एक्सट्रीम कंडीशन देखते हैं, सपोज करो फ्लड आ रहा है या फिर ड्रोट आ रहा है, तो हम वहाँ के एक जो कम्युनिटी होती है वहाँ के लोगों को हम अडाप्टेशन सिखाते हैं कि आपको फ्लड आएगा तो ऐसे रिएक्ट करना है, आपको ड्रोट आएगा तो ऐसे रिएक्ट करना है। क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आने वाली है अब उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो चुका है, वो एकदम से कम नहीं होगा। तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हुआ, अडाप्टेशन। तो जो हीट वेव्स के कारण जितने भी फूड प्रोडक्शन कम हुई है तो उसके लिए हमें ऐसे फूड क्रॉप्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जो हीट रेजिस्टेंट हो, जैसे रागी, ज्वार, ये सब हीट रेजिस्टेंस क्रॉप है, मिलेट। तो इनको इंपॉर्टेंस देनी होगी, इनके एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बताना होगा कि अगर आप ये चीजें लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो इससे ज्यादा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी जो फूड कॉस्ट की जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होगी। पर ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह ऐसा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है कि इनकी प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं हो रही है। क्योंकि वो जो लैंड है जहाँ पे एक्सट्रीम अब हम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वो अब सूटेबल ही नहीं है एग्रीकल्चर यूज के लिए, तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे? तो हमें इसके साथ साथ एक और मेजर लेना होगा। वो मेजर क्या होगा कि हमको पूरा जो फूड सिस्टम है उसी को रेजिलियंट बनाना होगा। हमारे स्टोरेज सिस्टम को अच्छा करना होगा, जो हमारा सप्लाई रूट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान देना होगा, और हमारी जितनी प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा। मतलब एक जगह बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट बनाने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी जगह पर जाओ, वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, ताकि इस जो लो यील्ड है उसको काउंटर किया जा सके। और अगर हम इसको अभी नहीं सुधारेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2010 में भी रशिया यूक्रेन में जो उनका जो फूड प्रोडक्शन था वो कम हुआ था। उससे क्या देखने को मिला था, हमको प्राइस हाइक देखने को मिली थी ग्लोबली। इससे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी थी, पॉवर्टी बढ़ी थी, सिविल अनरेस्ट देखने को मिला था कई कंट्रीज में। और एक बड़ी वजह ये थी अरब स्प्रिंग के पीछे, क्योंकि वहां का जो ब्रेड प्राइस था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो वहां की जनता ऑटोमेटिकली जब उनको खाने की चीजों की प्राइस बढ़ी हुई मिलेगी, मतलब वो ब्रेड तक अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो ट्रस्ट होगा उनकी क्वालिटी पर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनका जो पूरा प्रोसेस होता है उसी पे वो लोग सवालिया निशान लगा देंगे। हमने श्रीलंका में यही देखा है कि जब उनको देखा कि ना उनको फ्यूल मिल रहा है ना उनको फूड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने रिवोल्ट किया प्रशासन के अगेंस्ट। तो ऐसी सिचुएशन और ना हो, इसलिए हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और हमें और अडेप्टेशन की ओर ध्यान देना होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।